हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं गायनेक में प्लासेंटा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लासेंटा होता क्या है, प्लासेंटा के क्या क्या सरफेसेस हैं, उसके क्या क्या बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसके फंक्शंस क्या हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है कि प्लासेंटा जो है ये डेवलप हुआ है फ्रॉम द कोरियोनिक फ्रोंडोसम एंड द डेसिडुआ and the development of the placenta begins at the 6th week and completed by the 12th week of gestation। ठीक है, क्या बोला गया है बेसिकली कि जो प्लासेंटा है वो कब से डेवलप होना स्टार्ट कर देता है। बेसिकली 6th वीक से स्टार्ट हो जाता है इसका डेवलपमेंट और 12th वीक तक इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि एक बार क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के 6th वीक से प्लासेंटा का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और 12th वीक तक प्लासेंटा डेवलप हो चुका रहता है। उसके बाद वो क्या करता है, हमारा जो फिटस है उसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये किससे डेवलप होता है, तो बोला गया है इट डेवलप्स फ्रॉम द कोरियोनिक फ्रोंडोसम एंड द डेसिडुआ। मतलब कि इसमें दोनों मैटरनल पार्ट और फिटल पार्ट दोनों देखने को मिलते हैं। वहीं पे बात करते हैं कि प्लासेंटा एट टर्म किस तरह से देखने को मिलता है। तो बोला गया कि प्लासेंटा एट टर्म इज ऑलमोस्ट सर्कुलर डिस्क। ठीक है, जब टर्म की बात करते हैं तो एट टर्म पे प्लासेंटा जो है एक सर्कुलर डिस्क की तरह दिखता है और जिसका डायमीटर होता है अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है एट इट्स सेंटर। एंड जो प्लासेंटा का वेट बोला गया इट इज अबाउट 500 ग्राम और इट कैन बी 1/6 ऑफ द बेबीज वेट। ठीक है, जितना भी बेबी का वेट रहेगा उसका 1/6 क्या हो सकता है, प्लासेंटा का वहां पे वेट देखने को मिल सकता। तो क्या क्या याद रखना है कि जो प्लासेंटा है वो कोरियोनिक फ्रोंडोसम और डेसिडुआ से फॉर्म होता है। 6 वीक से 12 वीक के बीच में इसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और ये कैसा होता है, अगर हम लोग टर्म पे देखें तो ये बेसिकली एक सर्कुलर डिस्क की तरह होता है जिसका डायमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर का हो सकता है और जहाँ पे ये अटैच होता है उधर सेंटर वहाँ पे ये अबाउट 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस का होता है और इसका वेट 500 ग्राम या फिर 1/6 ऑफ द बेबीज वेट हो सकता है वहाँ पे। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बोला गया है इट हैज टू सरफेस। इसमें बेसिकली दो सरफेस देखने को मिलते हैं। एक जो मैटरनल पार्ट की तरफ कनेक्टेड रहता है, मतलब एंडोमेट्रियम की तरफ रहता है, उसको हम लोग मैटरनल सरफेस कहते हैं और जो फिटस की तरफ होता है उसको फिटल सरफेस कहते हैं। तो सबसे पहले फिटल सरफेस की बात करते हैं। तो बोला गया है कि द फिटल सरफेस इज कवर्ड बाय द स्मूथ एंड द ग्लिसनिंग एमनियन विद द अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच नियर टू द इट्स सेंटर। ठीक है, जो हमारा फिटल सरफेस है वो किससे कवर्ड होता है, स्मूथ और ग्लिसनिंग एमनियन, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है, एमनियोनिक मेम्ब्रेन होता है, उससे बेसिकली ये क्या होता है, कवर्ड होता है टोटली। और फिटल सरफेस पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो अटैच रहता है कहाँ पे, उसके सेंटर पे। तो ये आपको याद रखना है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो कहाँ पे अटैच रहता है, ऑन द सेंटर ऑफ द प्लासेंटा। तो प्लासेंटा के सेंटर पे रहता है। उसके अलावा कहीं पे आता है तो वहां पे पैथोलॉजी देखने को मिल सकती है। उसके बाद बोला गया ब्रांचेस ऑफ द अम्बिलिकल वेसल्स आर विजिबल बीनीथ द एमनियन एज दे रेडिएट फ्रॉम द इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड एंड द एमनियन कैन बी पील्ड ऑफ फ्रॉम द अंडर लाइक कोरियन एक्सेप्ट एट द इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो एमनियन होता है जो कि पूरा कवर करता है फिटल सरफेस को, वो सेंटर पे बहुत ज्यादा अधेर रहता है, लेकिन अगर पेरीफेरी पे जाए तो वहां पे उतना ज्यादा ये क्या होता है, अधेर नहीं होने की वजह से इसको इजीली पील ऑफ किया जा सकता है। वहीं पे जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, हम लोग ने देखा था कि यहाँ पे क्या होता है, दो आर्टरी और एक अम्बिलिकल वेन होती है विद इन द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो वो जो है जहाँ पे इंसर्शन होता है कॉर्ड का इनटू द प्लासेंटा, वहां पे थोड़ा विजिबल देखने को मिल सकते। तो ये था फिटल सरफेस के बारे में। वहीं पे जब हम लोग मैटरनल सरफेस की बात करते हैं तो मैटरनल सरफेस में बोला गया कि इट इज रफ एंड स्पॉन्जी। ठीक है, हमेशा याद रखना जो फिटल सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, लेकिन जो मैटरनल सरफेस होता है वो कैसा होता है, रफ होता है और स्पॉन्जी होता है। इट इज रियल डल कलर एंड इट इज हैज अबाउट 15 to 20 लोब्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके पास कितने लोब्स होते हैं मैटरनल सरफेस पे, 15 से 20 लोब्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉटिलिडन्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉटिलिडन्स। जो कि ये जो कॉटिलिडन्स है 15 से 20 लोब है, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेटेड बाय अ फैरो। मतलब कि इस तरह से क्या है, ऊपर नीचे ग्रूव्स लाइक रहते हैं। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे लोब्स बोल देते हैं या फिर इन्हीं को हम लोग कॉटिलिडन्स कह देते हैं। आगे बोला गया प्लासेंटा सेपरेट्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी एंड द लाइन ऑफ द सेपरेशन इज थ्रू द डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम। ठीक है, इस डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम कौन सा पार्ट हो गया, हमारा मेटरनल सरफेस का पार्ट हो गया जो कि अटैच्ड होता है इनटू द प्लासेंटा। तो उसी के साथ क्या होता है, जब बेबी का एक्सपल्जन हो जाता है तो उसके बाद जब प्लासेंटा एक्सपल्ज आउट होता है तो उस समय क्या होता है, प्लासेंटा सेपरेट कर जाता है फ्रॉम द डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम। बोला गया तो प्लासेंटा इज lined internally by the amniotic membrane and chorionic plate
externally by the basal plate, and in between these two lines is the choriodecidual space containing the stem villi with their branches। क्या क्या बोला गया है? जो प्लासेंटा है उसके दो सरफेस हम लोग ने देखा, तो अंदर की तरफ जो वाला पार्ट है वो किससे, एमनियोटिक मेम्ब्रेन और कोरियोनिक प्लेट से क्या हुआ है, वहाँ पे लाइंड है। वहीं पे एक्सटर्नली हम लोग जब देखते हैं तो वहाँ पे बेसल प्लेट होते हैं, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डेसिडुअल स्पेस होता है जिसको बोलते हैं कोरियोडेसिडुअल स्पेस। इस कोरियोडेसिडुअल स्पेस में स्टेम वेलाई होते हैं। ये जो स्टेम वेलाई होते हैं विद देयर ब्रांचेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर सिंगली भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने बेसिकली इंट्रोडक्शन देख लिया। अब बात करते हैं कि जो स्पेस हम लोग ने देखा, कौन सा स्पेस, कोरियोडेसिडुअल स्पेस देखा। इस कोरियोडेसिडुअल स्पेस में जो मैटरनल ब्लड है वो फील्ड रहता है। क्या रहता है, मैटरनल ब्लड फील्ड रहता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यू पर्पस पूछा जा सकता है कि जो मैटरनल ब्लड है वो प्लासेंटा के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो कोरियोडेसिडुअल स्पेस में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द प्लासेंटा फ्रॉम द फीटल टू द मैटरनल सरफेस, मतलब कि जब हम लोग फीटस से मदर के एंडोमेट्रियम की तरफ जाएंगे तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर बेसिकली हमें प्लासेंटा में देखने को मिलता है। तो इसमें बोला गया है, सबसे पहले हम लोग ने देखा कि जो फीटल सरफेस रहता है वो कवर्ड होता है बाय द एमनियोटिक मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, यहाँ पे एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद कोरियोनिक प्लेट रहता है जो कि फीटस की वजह से फॉर्म हुआ रहता है। फिर कोरियोडेसिडुअल प्लेट होता है, मैटरनल साइनस जहाँ पे हम लोग ने देखा कि ब्लड फील्ड रहता है। उसके बाद प्लासेंटल विलाई रहता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहते हैं। अब जो विलाई है इसमें भी दो तरह के विलाई होते हैं, एंकरिंग विलाई होते हैं और न्यूट्रिटिव विलाई होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्लियर हो रहा है कि क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग ने देखा कि प्लासेंटा कब से कब तक डेवलप होता है, उसका हम लोग ने देख लिया कि शेप कैसा होता है। तो सर्कुलर डिस्क होता है, डायमीटर देख लिया, थिकनेस, वेट देख लिया। उसके दो सरफेस होते हैं, मैटरनल और फिटल सरफेस। फिटल सरफेस जो होता है स्मूथ होता है, जबकि मैटरनल सरफेस रफ होता है क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, लोब्स होते हैं जिसको कॉटिलेडॉन्स बोलते हैं। और वहीं पे साथ साथ यहाँ पे दो जो इसके सर्फेसेस हैं वहाँ पे उन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं कोरियोडेसिडुअल स्पेस या फिर मैटरनल साइनस, जिसमें कि मैटरनल ब्लड फील्ड होता है। और हम लोग ने देखा कि यहाँ पे क्या होता है, विलाई प्रेजेंट होते हैं। ये जो विलाई है जिसको हम लोग ने यहाँ पे बोला था कि कोरियो स्पेस में स्टेम विलाई होते हैं। तो जो कोरियोडेसिडुअल स्पेस है वहाँ पे तो मैटरनल ब्लड है, उस मैटरनल ब्लड से न्यूट्रिशन ले जाने और वहाँ पे पकड़े अधेर रहने के लिए वहाँ पे दो तरह के विलाई प्रेजेंट होते हैं, एंकरिंग विलाई और न्यूट्रिटिव विलाई। तो ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हमको अच्छे से याद रखना है कि सबसे बाहर होता है एमनियोटिक मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद आता है कोरियोनिक प्लेट, फिर आता है कोरियोडेसिडुअल प्लेट और लास्ट में आता है प्लासेंटल विलाई। अब जो प्लासेंटल विलाई है इसके दो टाइप जो बोले गए हैं उसमें सबसे पहले आता है एंकरिंग विलाई। तो जो बोला गया अ फ्यू विलर्स गेट अटैच टू द डेसिडुअल बेसालिस। ठीक है, डेसिडुआ बेसालिस क्या है, हमारा एंडोमेट्रियम का पार्ट है, मतलब मैटरनल जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस का उसको अधेर करने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसीलिए इनका नाम क्या है, एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब क्या हुआ कि पकड़ के रखना, तो ये क्या करते हैं, एंकर करके रखते हैं, इसीलिए इनका नाम एंकरिंग विलाई है जो कि अटैच रहते हैं डेसिडुअल बेसालिस से। वहीं पे बोला गया है न्यूट्रिटिव विलाई दूसरा जो होता है वो मेजॉरिटी ऑफ कोरियोनिक विलाई ब्रांच फ्रीली इन द कोरियोडेसिडुअल स्पेस एंड द प्राइमरी विलाई ब्रांच टू सेकेंडरी एंड टर्सरी विलाई। मतलब कि एक विलाई रहेगा वो दो विलाई फॉर्म करेगा और उससे 3-4 विलाई निकलेंगे। तो इस तरह से क्या कर रहा है, ये विलाई नेटवर्क ऑफ विलाई फॉर्म कर रहा है। दिस फ्लोट्स इन द मैटरनल साइनस एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फीटस। ठीक है, नाम के हिसाब से है कि नाम जो दिया गया है उसके हिसाब से कि कोरियोडेसिडुअल जो स्पेस है उसमें जो स्टेम विलाई होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं, एंकरिंग विलाई और न्यूट्रिटिव विलाई। जो एंकरिंग विलाई होता है एंकर करने में मदद करते हैं, पकड़ के रखते हैं टू द किसको, डेसिडुआ बेसालिस को। वहीं पे जो न्यूट्रिटिव विलाई होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी वहाँ पे मैटरनल साइनस में ब्लड फ्लोट कर रहा है उसमें से न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करते हैं, टू द फीटस। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं प्लासेंटा सर्कुलेशन में। ठीक है, क्या बात करते हैं, प्लासेंटा में सर्कुलेशन किस तरह से हो रहा है, कैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। तो बेसिकली बोला गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू इट्स डिपेंडेंट सर्कुलेशन। इसमें दो सर्कुलेशन होता है, एक मैटरनल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, दूसरा फीटल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। मैटरनल सर्कुलेशन में क्या बोला गया है, एट टर्म 120 स्पाइनल आर्टरीज एंटर द मैटरनल साइनस, वेनस ब्लड इज कलेक्टेड बाय द वेनस चैनल। ठीक है, क्या होता है कि वहाँ पे जो स्पाइनल आर्टरीज रहती है ये क्या करती है, मैटरनल जो सर्कुलेशन है, जो मैटरनल साइनस हम लोग ने देखा कौन सा, कोरियोडेसिडुअल जो स्पेस है वहाँ पे जाके क्या करती है, आर्टरीज ब्लड प्रोवाइड करती है। वहीं पे जो वेनस ब्लड रहता है वो क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है बाय द वेनस चैनल। वहीं पे जब हम लोग बात करते हैं फीटल के सर्कुलेशन की तो बोला गया है द अम्बिलिकल कॉर्ड टू थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब कि अम्बिलिकल कॉर्ड से दो आर्टरीज स्पायरली अराउंड
umbilical vein carry the venous impure blood from the fetus to the chorionic plate of the placenta, and the branches of the umbilical artery enters to each villus, and single umbilical vein entering from the placenta into the umbilical cord carries the oxygenated blood. Fetal and the maternal blood streams flow side by side in the opposite direction. ठीक है, क्या बोला गया है कि मैटरनल सर्कुलेशन में तो बस इतना याद रखना है कि स्पाइनल आर्टरीज क्या कर रही है, मैटरनल साइनस जो कि हमारा कोरियोडेसिडुअल स्पेस है उसमें लाके ब्लड को पंप कर रही है, और वहां से बेसिकली जो दो अम्बिलिकल वेन है वो क्या कर रही है, ठीक है, क्या बोला गया है, जो अम्बिलिकल वेन है, सिंगल अम्बिलिकल वेन, ये क्या कर रही है, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द मदर उसको ले जा रही है फिटस में ताकि उसका न्यूट्रिशन हो सके। वहीं पे जो हमारा फिटस है उसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर जो इम्प्योर वेनस ब्लड है वो कौन ला रहा है, जो हमारी आर्टरीज है वो उसको वापस से कहाँ पे लाके पुट कर रही है, इनटू द मैटरनल साइनस, और वहाँ से जो वेनस चैनल है उसको क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं आगे। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, सर्कुलेशन या फिर प्लासेंटल सर्कुलेशन। अब बोला गया जो फीटल ब्लड है हैज हायर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू द रेड सेल्स कैरिंग फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, फीटल रेड ब्लड सेल जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द मैटरनल। तो ये आपको बस याद रखना है एज अ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। तो अभी तक हम लोग ने ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, फिर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं प्लासेंटा के वो देख लिए, और विलाई के बारे में पढ़ लिया, और प्लासेंटा सर्कुलेशन देख लिया। अब नेक्स्ट चीज आता है दैट इज द प्लासेंटल एजिंग। प्लासेंटल एजिंग मतलब क्या कि प्लासेंटा का अपना एक खुद का लाइफ स्पैन होगा, उसी समय तक वो एक्टिव रहेगा। जैसे जैसे वो अपने एंड की तरफ एडवांस करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटल एजिंग। तो बोला गया प्लासेंटा हैज अ लिमिटेड लाइफ स्पैन। नियर टर्म प्रेगनेंसी नॉर्मल प्लासेंटा शोज वाइट इन्फॉक्स डिजेनेटेड विलाई विद डिपोजिशन ऑफ फाइब्रिन एंड कैल्शियम। दिस इन्फॉक्स आर मोर कॉमन एट द प्लासेंटल मार्जिन। क्या बोला गया है कि प्लासेंटा का भी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है। जैसे जैसे प्लासेंटा टर्म की तरफ प्रेगनेंसी टर्म के पास पहुंचती है, मतलब 37 वीक्स के आसपास पहुंचने लगती है या फिर 37 वीक्स से ज़्यादा होने लगती है, तो जो नॉर्मल प्लासेंटा है उसमें क्या देखने को मिला, वाइट इन्फाक्ट एरिया देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो विलाई होते धीरे धीरे डीजेनरेट होना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमें फाइब्रिन और कैल्शियम का क्या होता है, डिपोजिशन देखना मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि प्लासेंटा में क्या होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होने लगता है क्योंकि धीरे धीरे ब्लड सप्लाई कम होने लगता है। वहाँ पे क्या होगा, डिजेनेटेड विलाई देखने को मिलेगा, फाइब्रिन और कैल्शियम का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। और ये जो है क्या बोला गया है कि ये जो है इन्फैक्ट ये कहाँ पे ज़्यादा कॉमन रहते हैं, एट द प्लासेंटल मार्जिन, मतलब कि प्लासेंटा के जो पेरीफेरी है वहाँ से ये ज़्यादा विजिबल होते हैं, मतलब ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने ये मेन चीज़ें देख ली। अब हम आगे बात करते हैं दैट इज द फंक्शंस ऑफ द प्लासेंटा के बारे में। तो फंक्शन ऑफ प्लासेंटा में सबसे पहले आता है फीटल रेस्पिरेटरी फंक्शन। फीटल रेस्पिरेटरी फंक्शन मतलब क्या कि जो गैसियस एक्सचेंज है उसका काम बेसिकली यहाँ पे प्लासेंटा के थ्रू होता है, क्योंकि यही क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को चेंज करने में मदद करता है। तो बोला गया बाय द सिंपल डिफ्यूजन ऑक्सीजन गोज टू द फीटल सर्कुलेशन फ्रॉम द मैटरनल साइनस एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट। ठीक है, क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज है और वेंस है, अम्बिलिकल आर्टरीज अम्बिलिकल वेंस, उसमें क्या होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो मैटरनल साइनस है, जो कोरियोडेसिडुअल स्पेस था उसमें जो मैटरनल साइनस में ब्लड था उसके बीच में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये क्या करता है, फीटल रेस्पिरेटरी फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद करता है। दूसरा बोला गया फीटल एलिमेंट्री फंक्शन। अब एलिमेंट्री फंक्शन मतलब क्या बोला गया कि ऑल द न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड लिटिल प्लस फ्रॉम द मैटरनल साइनस टू द फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, अब अभी का जो हमारा फीटस है उसका खुद तो एलिमेंट्री कैनल काम नहीं कर रहा है, तो पूरा न्यूट्रिशन जो है, जो एलिमेंट्री कैनल का फंक्शन है वो पूरा किसके बॉडी में हो रहा है, मदर के बॉडी में हो रहा है। लेकिन प्लासेंटा क्या कर रहा है, पूरा न्यूट्रिशन जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, विटामिन, ये सारी चीज़ें क्या करता है, बेसिकली पास करता है टू द फीटस। तो ये भी क्या होता है, हमारा प्लासेंटा का फंक्शन देखने को मिलता है। फिर बोला गया फीटल एक्सक्रीटरी फंक्शन, मतलब कि जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट रहता है, जो भी प्लासेंटा रहता है, एक्ट एज अ फीटल किडनी बाय एक्सक्रीटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लासेंटल हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। क्या बोल रहा है, एज अ फीटल किडनी एक्ट करता है हमारा प्लासेंटा, ताकि जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हो उसको वो बाहर निकाल सके। फिर बोला गया एक्ट एज अ फीटल बैरियर फंक्शन। ये क्या करता है बेसिकली कि दिस प्रिवेंट द लार्ज मॉलिक्यूल साइज सब्सटेंस टू पास फ्रॉम द मदर टू द फिशर। करेंटली दिस बैरियर फंक्शन इज कंसिडर्ड अ मिथ सिंस मेनी इनइफेक्टिव ऑर्गेनिज्म ड्रग्स इजिली क्रॉस ओवर टू द
फीटस। क्या बोला गया है कि पहले को ज़्यादा माना जाता था लेकिन अभी उतना नहीं ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या करता है, जो हमारा फीटल प्लासेंटा होता है वो फीटल में कोई भी चीज़ को पास होने से रोकता है, बेसिकली लार्ज मॉलिक्यूल्स को जाने से रोकता है। तो इस तरह से फीटस में एज अ बैरियर भी फंक्शन प्रोवाइड करता है। फिर आता है एंजाइम फंक्शन। वेरियस एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन द हार्मोन सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म आर इलेबोरेटेड बाय प्लासेंटा। ठीक है, क्या बोला गया है कि बेसिकली बहुत सारे एंजाइम्स भी फीटस में पास करने का काम किसके थ्रू होता है, प्लासेंटा के थ्रू। इसके बाद बोला गया है इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन मतलब क्या हो गया कि बेसिकली जो आईजीजी, जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन्स है, मैटरनल इम्यूनोग्लोबिन्स, उसको वो किस में पास करता है, टू द फीटस, और देयर बाय ये क्या करता है, फिल्टर्स आउट पोटेंशियली हार्मफुल साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी। ठीक है, जो भी पोटेंशियल साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज फीटस में है उसको ये क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। तो इस तरह से ये बेसिकली डिफरेंट 6 डिफरेंट फंक्शन बेसिकली परफॉर्म करता है विद इन द फीटस। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एबनॉर्मलिटी ऑफ द प्लासेंटा के बारे में। तो एबनॉर्मलिटी ऑफ द प्लासेंटा में सबसे पहले आता है दैट इज द लार्ज प्लासेंटा। क्या आता है हमारे पास, लार्ज प्लासेंटा। हो सकता है प्लासेंटा, लोग ने जो नॉर्मल साइज देखा था प्लासेंटा का वो कितना था, 15 to 20 सेंटीमीटर का था डायमीटर, लेकिन हो सकता है इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा हो। तो ये कौन से केसेस में हो सकता है, तो सिफिलिस, डायबिटीज मेलाइटस एंड द एरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो ये सारी कंडीशन में क्या होता है, प्लासेंटा अपने जो रेगुलर साइज है, जो भी उसका पर्टिकुलर साइज होना चाहिए उसके कंपेरिजन में थोड़ा उसका साइज क्या होता है, बड़ा देखने को मिल सकता है, जो कि बेसिकली वहाँ पे डिफरेंट पैथोलॉजीज को कॉज कर सकता है। उसके बाद बोला गया है प्लासेंटा सक्सेंसुरियाटा। मतलब क्या बोला गया कि वन और मोर स्मॉल एक्सेसरी लोब्स lie away from the main mass containing the blood vessels, and the clinical importance is that it can be retained after the main placenta is expelled, producing the postpartum hemorrhage। मेन चीज क्या बोला गया है कि यहाँ पे प्लासेंटा सेस्योनिराटा देखने को मिल सकता है, जो कि एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो प्लासेंटा है, मेन प्लासेंटा, उससे थोड़ा दूरी पे जाके प्लासेंटा का ही कोई पार्ट क्या हो गया है, वहाँ पे रह रहा है, वहाँ पे चिपका हुआ है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब बेबी का एक्सपल्जन हो जाता है और प्लासेंटा भी एक्सपेल आउट हो जाता है, तो कभी कभी वो जो पार्ट जो कि अवे फ्रॉम द मेन प्लासेंटा था वो वहीं पर रिटेंड रह जाता है, और ऐसी कंडीशन में जो फीमेल है उसमें पोस्टपार्टम हेमरेज देखने को मिल सकता है। इसके बाद आया बाईपार्टाइट और ट्राइपार्टाइट प्लासेंटा। मतलब क्या हुआ कि जो प्लासेंटा है वो 2 या फिर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसको बोलते हैं बाईपार्टाइट और ट्राइपार्टाइट प्लासेंटा। मतलब क्या कि देयर आर 2 or 3 ऑलमोस्ट इक्वल लोब्स लाइंग क्लोज टू ईच अदर एंड द फीटल वेसल एक्सटेंड फ्रॉम वन लोब टू द अदर यूनाइट एट द अम्बिलिकल कॉर्ड। दिस में कॉज एंटीपार्टम हेमरेज एंड रिटेन्ड प्लासेंटा। ठीक है, इसके केस में भी क्या हो सकता है कि 2-3 लोब्स हैं, तो अब क्या हो सकता है कोई एक लोब अंदर ही छूट जाए, तो वहाँ पे भी एंटीपार्टम हेमरोजेस होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो अम्बिलिकल वेन है एक लोब से दूसरे लोब में क्या हो रहे जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं विद इन द बाईपार्टाइट और ट्राइपार्टाइट प्लासेंटा। और लास्ट में आता है हमारा बैटल डोर प्लासेंटा। बैटल डोर प्लासेंटा क्या होता है कि इन दिस कंडीशन कॉर्ड इज इंसर्टेड एट और नियर द प्लासेंटल मार्जिन रेदर देन द सेंटर। ठीक है, अब जो हमारा जो मैंने पहले बताया था कि जब हम लोग ने फीचर देखा था कि जो प्लासेंटा होता है उस पर अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ पे, सेंटर में जाके क्या होता है वहाँ पे इंसर्टेड रहता है। लेकिन जो बैटल डोर प्लासेंटा की कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड है वो क्या होता है मार्जिन पे जाके अटैच हो जाता है, इनके अदर देन द सेंटर। सेंटर पे ना होकर कहाँ पे जा जाता है, मार्जिन पे। एंड द अम्बिलिकल वेसल बाइफर्केट एट द पॉइंट ऑफ द इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, क्या बोला कि जो अम्बिलिकल वेसल्स होती हैं वो बाइफर्केट कर सकती हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड। तो ये सारे डिफरेंट हमें यहाँ पे कंडीशन अबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती है विद इन द प्लासेंटा। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू दिस क्लियर हो गई होंगे। तो प्लासेंटा में आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले प्लासेंटा क्या होता है। तो प्लासेंटा क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे फिटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करता है। कब फॉर्म होता है, तो 6 to 12 वीक के बीच में फॉर्म होता है। कैसा उसका स्ट्रक्चर है, कितना वजन है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। 2 सरफेसेस होते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है। स्ट्रक्चर में सबसे बाहर क्या है, अमनियोटिक मेम्ब्रेन, उससे अंदर कोरियोनिक प्लेट, फिर डेसिडुअल प्लेट, फिर प्लासेंटल वेलाई होता है, और उसके बाद अंदर क्या होता है, डेसिडुआ बेसालिस वाला प्लेट होता है। इस तरह से उसके बेसिकली बाहर से अंदर की तरफ क्या होता है हमारे स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता। और उसके बाद फंक्शन आपको याद रखना है। प्लासेंटल एजिंग तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि प्लासेंटल एजिंग में होता है कि एक टाइम पे क्या होता है, जैसे टर्म प्रेगनेंसी खत्म होने वाले रहते हैं, टर्म प्रेगनेंसी से ज़्यादा टाइम होने लगता है, तो क्या होता है डिफिजिशन ऑफ फाइब्रिन और कैल्शियम देखने को मिलता है। जो वेलाई होता है डिजनरेट होने लगता है, और ये सबसे मोस्टली कहाँ पे स्टार्ट होता है, हमारे मार्जिन ऑफ द प्लासेंटा पे।
और उसके बाद फंक्शन हम लोग ने देख लिया, एबनॉर्मलिटी देख। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू द प्लासेंटा क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।